चलो, ये जो संसद ने एक अधिनियम बनाया है नागरिकता को यहाँ विनियमित करने के लिए, और उस अधिनियम का नाम क्या है? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम। अच्छा, तुम आए हो। नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारत में नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो किस कानून द्वारा विनियोजित किए जाते हैं? वो है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता संबंधी कोई भी प्रावधान इसी अधिनियम द्वारा रेगुलेट होता है। ठीक, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो मैं अचानक आए हो, पढ़े हो थोड़ा बहुत कि एकदम प्लेन है ये? हाँ, फिलहाल तो बस भाग मालूम है, उसके अंदर का। अच्छा, रुको, आएगा समझ में। नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखो, संविधान में संशोधन अलग बात है और संसद ने कोई अधिनियम बनाया है उसमें संशोधन अलग बात है। संसद कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो समय समय पर वो भी संसद संशोधित कर सकती है ना। तो ये अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 पहली बार 1986 में किया गया, 1992, 2003, 2015, 2015 और 2019, यहाँ पे जोड़ना है 2019। 6 बार संशोधित हो चुका है। ये कानून जो संसद ने बनाया था ये 6 बार संशोधित हो चुका है। लेकिन अब आप याद रखने की कोशिश करोगे कि कब कब हुआ, यहाँ से प्रश्न आ जाए तो ना के बराबर। लेकिन आपको लेटेस्ट वाला याद रखना है, 2019। नागरिकता अधिनियम 1955 सबसे लेटेस्ट, नवीनतम स्थिति में कब संशोधित हुआ? 2019। ये याद रखो बस, यहाँ पर यह अधिनियम संशोधित हुआ है। राष्ट्रपति के पद के लिए, ये आप अभी समझोगे, जन्म से और देशीकरण द्वारा बने, एक देखो, ये जन्म बोल्ड से होगा और देशीकरण बोल्ड होगा। ये देशीकरण द्वारा बने नागरिक दोनों ही योग्य हैं। आप ये नहीं जानते हो, सिर्फ आपको अब जान जाओगे, अभी कुछ देर में जान जाओगे कि जन्म से और देशीकरण होता क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए एक तथ्य है, याद रखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो भी लड़ना चाहता है वो यदि जन्म से नागरिकता उसने प्राप्त किया है या फिर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है, दोनों ही योग्य हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये बोल्ड अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये भी आप कल की क्लास में जानोगे, क्योंकि कल अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसमें से एक लय में आप याद रख सकते हो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। ये जो मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीय नागरिकों के हैं। वरना हम जब पढ़ेंगे कल मौलिक अधिकार तो हम देखेंगे कि संविधान भाग 3 के माध्यम से जो मौलिक अधिकार देता है हमें, वो न सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि विदेशी नागरिकों को भी देता है। विदेशी नागरिक यदि कोई भारत की सीमा पर आ गया, घूमने आ गया, तो ये मौलिक अधिकार उनको भी प्राप्त हो जाता है ना। कंडीशन है, वो डिटेल तो मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को हैं, केवल और केवल। तो प्रश्न बन जाएगा कि भैया वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। जैसे 15 है मौलिक अधिकार, जन्म, धर्म, जाति, जन्म के स्थान और वंश के स्थान पर भेदभाव का निषेध। इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। उनसे भेदभाव किया जा सकता है और वो कोर्ट नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि संविधान ने ही बोल दिया है कि भैया अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को। 16 क्या है? सरकारी नियोजन में अवसर की समानता। मतलब कोई शासकीय नौकरी निकलती है भारत में तो सबको अवसर की समानता है। लेकिन विदेशी नागरिक है ना, टॉम क्रूज, भारत में पटवारी की वैकेंसी निकलती है, वो पटवारी का फॉर्म भरने की कोशिश करेगा, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दे कि भैया मैं पटवारी का फॉर्म भर रहा था, मेरे मौलिक अधिकार छीन लिया भारत सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बेटा तू हॉलीवुड में काम करता है, तेरे को संविधान का ज्ञान नहीं है। इसी संविधान ने निश्चित तौर पर मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों दोनों को दिया है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। सरकारी नौकरी चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, इस नौकरी में पात्र केवल भारतीय नागरिक हैं। तुम हो अमेरिकी नागरिक, तुम्हें यह मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। 19 ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति। 29 और 30 क्या है? 29 और 30 वास्तव में अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। अल्पसंख्यक जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए या भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, इनको ये मौलिक अधिकार है कि ये अपनी विशेष लिपि, अपनी विशेष संस्कृति को बचाए रखने के लिए इस शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। जैसे भारत में कोई भाषा बोलने वाले बहुत थोड़े से हैं, बहुत कम है, उनकी विशेष भाषा है, उनकी विशेष लिपि है, संस्कृति है, तो उनको ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप अपने उस लिपि, उस संस्कृति, उस भाषा को बचाए रखने के लिए एक शिक्षण संस्थान खोल सकते हो, उसका प्रशासन भी कर सकते हो। ये मौलिक अधिकार किसको दिया? अल्पसंख्यकों को। 30 में बोला गया कि भैया अपने जो शिक्षण संस्थान है उसके अपने बच्चों को वो प्राइमरी तक की शिक्षा मातृभाषा में दें, मातृभाषा। तो वो सब बाद में देखेंगे हम लोग डिटेल। फिलहाल के लिए ये याद रखो कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। एक लय में याद हो जाता है कई चीज़ें। 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त। लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में केवल भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकते हैं, केवल भारतीय नागरिक। यहाँ का चुनाव होगा तो कोई विदेशी नागरिक नहीं मतदान कर सकता। हाँ, एंग्लो इंडियन को अभी बैन किया गया है, वो अलग बात है। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय बैन नहीं किया गया है। आंग्ल भारतीयों का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में जो सीटें आरक्षण थी वो जो है समाप्त कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा। 104 पढ़ोगे, ठीक है। आइए अब नागरिकता का अर्जन देखो, ये स्पेलिंग गलत है, नागरिक का अर्जन नहीं है, नागरिकता का अर्जन हेडिंग है। नागरिकता अधिनियम। अब नागरिकता अर्जन देखो, आपको किस किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो सकती है उसके 5 तरीके बताए गए हैं। आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है उसके 3 तरीके बताए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नागरिकता अर्जन के ये 5 तरीके और नागरिकता छीने जाने के ये 3 तरीके, इनका उल्लेख संविधान में है क्या? नहीं, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। इनका उल्लेख कहाँ है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम, संसद ने जो अधिनियम बनाया 1955 में, उसमें इसका उल्लेख है। पूरी विस्तृत जानकारी आपको इसकी कहाँ मिलेगी? नागरिकता अर्जन के 5 तरीके, नागरिकता छीने जाने के 3 तरीके, इनका उल्लेख कहाँ मिलेगा? यहाँ, नागरिकता अधिनियम 1955। अब पहला तरीका जन्म से, पहला तरीका है मतलब जिससे आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, एक है जन्म से। अब इसके अंदर देखो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको इतने में माथापच्ची नहीं करनी है, इतने सारी चीज़ों में माथापच्ची करनी नहीं है। मैं जितना फोकस करूँगा उतनी ही चीज़ याद रखना। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अब जन्म से का मतलब ये है, ये जो बोलना चाह रहा है कि 26 जनवरी 1950 से बाद को या उसके बाद और 1 जुलाई 1987 इसके बीच में अवधि में कोई भी यदि भारत की धरती पर जन्म लिया है, उसके माँ बाप चाहे किसी भी देश के नागरिक हो, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन 1900 देखो, एक तो ये हो गया कि उसके माता पिता भले दोनों पाकिस्तानी हों, वो घूमने आए भारत और यहाँ बच्चे को जन्म दे दिया, इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी उस बच्चे को। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में यदि कोई जन्मा व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना, यदि जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। मतलब 1 जुलाई 1987 के बाद की कंडीशन क्या है कि फिर घूमने आए।
यहाँ बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन उस बच्चे को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता या पिता में से कोई एक उस समय भारतीय नागरिक हो, और जो दूसरा है वो भले ही विदेशी नागरिक हो लेकिन अवैध प्रवासी ना हो, मतलब अवैध रूप से भारत में एंट्री ना किया हो, समझ रहे हो, इलीगल रूप से प्रवेश ना किया। अब ये सब चीज़ें पूछता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर का जो कंटेंट है, इसके आने के चांसेस 5% से ज़्यादा नहीं है। पता होना चाहिए कि आपको फोकस कहाँ होना चाहिए। तो ये चीज़ें मर के याद मत रखना कि इसके बीच में जन्म है ये वो, ये आने की संभावना 5% से ज़्यादा नहीं है इसकी। बस याद रखो एक जन्म से है ना। नोट, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक। आपके मन में सवाल होगा, जैसे भारत में दिल्ली में सारे राष्ट्रों का दूतालय है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, अफ्रीका का, सबका दिल्ली में लाइन से मिलेगा तुमको, है ना। दूतावास बोलते हैं उसको, एम्बेसी। अब अमेरिका का एम्बेसी है दिल्ली में, तो अमेरिका ने अपने अधिकारियों को यहाँ नियुक्त किया होगा, उसके भी बच्चे परिवार यहीं रहते होंगे, उसका यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, वो विदेशी राजनयिक कहलाएगा ना। जो अमेरिका का दूत दिल्ली में एम्बेसी में है वो विदेशी राजनयिक कहलाएगा, उसका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है। तो क्या उसके बच्चे को जन्म से, क्योंकि वो यहाँ जन्मा है, क्या भारतीय नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। यहाँ पे व्यवस्था है, विदेशी राजनयिकों के भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं है। इस कानून ने स्पष्ट प्रावधान कर दिया है कि जो विदेशी राजनयिक भारत में पदस्थ होते हैं, यदि उसका बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसके बच्चे को जन्म से भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट बस याद रखें। नागरिकता अर्जन के 5 तरीके, एक जन्म से है, अंदर का कंटेंट पूछने की संभावना नाम मात्र की है। एक याद रखिएगा कि जो विदेशी राजनयिक हैं जो भारत में है, अगर उसका बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो उसको इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। बस वंशानुगत, दूसरा तरीका क्या है? वंशानुगत। अब वंशानुगत को समझो आप। देश के बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जन्म के समय, है ना। देश के बाहर जन्मा व्यक्ति मतलब वो बच्चा बाहर जन्मा है, देश के बाहर जन्मा है, लेकिन फिर भी उसको वंश के आधार पर, क्योंकि उसकी वंशावली भारत से संबंधित है, उसको नागरिकता मिल सकती है। कंडीशन क्या है? अब ये अंदर बहुत सारा कंडीशन दिया है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 10 दिसंबर के बीच जन्म लिया हो, उसके माता पिता भारतीय नागरिक, मतलब इस बीच में जन्मा है बच्चा भारत से बाहर, लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक थे, तो मिल जाएगा उसको वंश से। 10 दिसंबर के बाद जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ये बच्चा देखो, इससे पहले जो आपने देखा उल्टा है, मतलब वो बच्चा भारत में जन्मा है, एक समय अवधि के बीच में बच्चा भारत में जन्मा, है ना, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में, तो वो भारतीय नागरिक हो गया। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद यदि वो बच्चा भारत में जन्मा है, उस समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तब उस बच्चे को जन्म मिलेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि अभी आपको तो समझ में तो आएगा, लेकिन बाद में आप हो जाओगे कंफ्यूज। लेकिन और मैं कंफ्यूजन की बात है नहीं, बात यह है कि आप मेहनत वहाँ कीजिए जहाँ से प्रश्न आता है। बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूजिंग होगी, बार बार रिवाइज करोगे कंफ्यूजिंग नहीं होगा, लेकिन वहाँ से प्रश्न आने की संभावना है तो उसको उसमें हाथ डालिए। जहाँ से आने की संभावना मैंने बोल दिया कि 5% है, मतलब आप जब भी गुजरो वहाँ से एक बार पढ़ के गुजर जाओ, उसे मर के जान मत दो ना, क्योंकि आप वहाँ मेहनत कीजिए जहाँ से आने की संभावना प्रश्न की ज़्यादा है, वहाँ मत कीजिए जहाँ से ना के बराबर, ऊर्जा बट जाएगी। ठीक, बस इतना याद रखो, वंशानुगत, वंश से भी एक नागरिकता आपको प्राप्त हो जाती है। तीसरा, पंजीकरण द्वारा। अब इसके हर एक पॉइंट को यह ध्यान देना, पंजीकरण। केंद्र सरकार पंजीकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर भारतीय नागरिकता दे सकती है। मतलब एक और तरीका आपको मालूम हो गया, मतलब पहला एक हो गया जन्म से नागरिकता मिल जाएगी आपको, दूसरा वंशानुगत मिल जाएगी, तीसरा है पंजीकरण द्वारा। अब पंजीकरण देखो आप, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारत के समुद्र पारी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के आवेदन करने के पूर्व, अब देखो आप, भारतीय मूल का व्यक्ति किसको बोलते हैं? जिसके जो मतलब वह खुद अविभाजित भारत में पैदा हुआ, मतलब जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान का, उससे पहले वो भारत में पैदा हुआ हो,
लेकिन अभी क्या हो रहा है, दूसरे देश में रह रहा है। या फिर उसके माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, या फिर उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो ना, लेकिन वो अभी का वो व्यक्ति कहाँ रह रहा है, विदेश में रह रहा है। वो भारतीय मूल का व्यक्ति, क्योंकि उसकी जड़ कहाँ है, भारत में। और उसी को भारत समुद्र पारी नागरिक भी कहते हैं, OCI, समुद्र पारी नागरिक, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में कहते हैं इसके, OCI। हालांकि अब PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI में कोई अंतर रह नहीं गया। कभी नाम सुने हो इसको, PIO, OCI है? जान लो, कभी कभी कुछ चीज़ें जीके के रूप में ज़रूरी होती है। यह है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI का है फुल फॉर्म ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। समुद्र पारी मतलब समझ रहे हो ना, समुद्र पार करके किसी अन्य देश में रह रहा है। हाँ, मदर टेरेसा जो थी तो उनको नागरिकता मिल चुका था, तो कैसे अभी आज समझ जाओगे, पंजीकरण और देशीकरण खत्म करूंगा, समझ जाओगे आप। पहले ये जान, PIO और OCI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसी को भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। और ये है समुद्र पारी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कभी कभी इस तरह के जीके अचानक भयानक कहीं भी पटक दिया जाता है, PIO में फुल फॉर्म, OCI का फुल फॉर्म ना। अच्छा, हालांकि अभी की दौर में PIO और OCI का जो परिभाषा है वो एक ही है। मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो खुद अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय भारत में पैदा हुआ हो, या फिर उसके दादा दादी नाना नानी में से कोई एक पैदा हुआ हो, उसका व्यक्ति का जो अभी भारत में नहीं रह रहा है, कहाँ रह रहा है, बाहर। ठीक, उसको आपसे प्रश्न क्या बनेगा कि भैया भारतीय मूल के व्यक्ति या समुद्र पारी व्यक्ति को किस माध्यम से भारत की नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण। किस माध्यम से, पंजीकरण। अब कैसे मिलेगी वो देखो। 7 वर्ष तक अस्थायी रूप से भारत में रह रहा हूँ, मतलब उसे आवेदन करना पड़ेगा। वो व्यक्ति आवेदन करेगा भारतीय नागरिकता के लिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि 7 वर्ष आवेदन जिस दिन करेगा, वो जिस दिन करेगा उससे 7 वर्ष पूर्व से वो भारत में अस्थायी रूप से रह रहा हो। मतलब शर्त क्या है, 7 वर्ष उसे भारत में अस्थायी रूप से रहना हो। अस्थायी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं है, वो अस्थायी रूप से भारत में, भारत का वो विदेशी है, विदेश में रहता था, लेकिन उसे भारतीय नागरिकता चाहिए। तो शर्त ये है कि वो भारत किसी वर्किंग वीज़ा या किसी पर आएगा और यहाँ पर 7 वर्ष से अस्थायी रूप से रह रहा होगा, रह चुका होगा, 7 वर्ष की अवधि पूरी कर लेगा, तब आवेदन करेगा। और आवेदन करने के पश्चात उसे किस माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण। मदर टेरेसा को इसी से मिला हो। उनका जो जन्म था तो 1950 से पहले गई है ना, तो वहाँ से जन्म के मतलब दूसरे देश से थी वो, तो वहाँ से जन्म हुआ था। तो ये 7 साल के पहले वो अस्थायी रूप से मतलब पंजीकरण करवा लेते। 7 वर्ष यहाँ रही होगी तभी आवेदन किया होगा। और मैं बोल रहा था सर, जैसे कि अभी हम लोग जातीय निवासी बनाते हैं, तो उसमें भी हम लोग को ये डाल दिया जाता है कि 6 महीने के लिए अस्थायी करके डायरेक्ट लिख दिया जाता है। वो अस्थायी निवास करने के लिए नहीं है, वो तो आपका निवासी जब निवासी या निवासी तो अस्थायी नहीं बनता ना, वो तो रेगुलर बनता है। जाति में इसलिए बनता है कि पहले 6 महीना अस्थायी, फिर जांच वाँच दुनिया भर का करना होगा, 6 महीने के बाद स्थायी बन जाता है। तो एक प्रक्रिया है बस, वो अलग चीज़ है, ये नागरिकता अलग चीज़ है ना, नागरिकता अलग चीज़ है। मतलब आपसे प्रश्न क्या बनेगा, भाई कोई भारतीय मूल के व्यक्ति या समुद्र पारी व्यक्ति को किस माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल सकती है, पंजीकरण। उसको पंजीकरण के माध्यम से किसी को नागरिकता जिसको मिल सकती है, वो भारत में अस्थायी रूप से लगभग कितने वर्ष उसको रहना जरूरी है, 7 वर्ष। आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष। ये है। चलो इसका एक उदाहरण देता हूँ।
आएगी अभी हमारी सोनिया गांधी, इसी पंजीकरण के माध्यम से एक और व्यक्ति को नागरिकता मिलती है। कोई महिला अगर भारतीय नागरिक पुरुष नागरिक से विवाह कर ले तो उसकी जो पत्नी है जो विदेशी है उसको पंजीकरण के माध्यम से भारत में नागरिकता मिलेगी। अभी नहीं, हमेशा से हो रहा है कि कोई भारतीय नागरिक यदि किसी विदेशी महिला से विवाह करता है तो अब सवाल ये बन गया कि उसकी पत्नी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। किस माध्यम से मिलेगी? पंजीकरण। सोनिया गांधी जब उन्होंने विवाह किया था राजीव गांधी से, तो सोनिया गांधी विवाह करके इटली से आ गई साथ में। वो 7 वर्ष रहने के बाद अप्लाई किया होगा उन्होंने, 7 वर्ष यहाँ रहने के बाद अप्लाई किया भारतीय नागरिकता के लिए, और उनको किस माध्यम से नागरिकता मिली होगी? पंजीकरण। क्योंकि इसी अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कोई विदेशी नागरिक यदि विदेशी महिला से विवाह कोई भारतीय नागरिक यदि विदेशी महिला से विवाह करता है तो उसको पंजीकरण के माध्यम, उसकी पत्नी को पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर है? भारतीय नागरिकता नागरिकों के नाबालिग बच्चों को मिल जाएगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चों को, अब भारतीय जैसे हम हैं, हम नागरिक हैं, हमारे जो बच्चा होता है उसको जन्म से थोड़ी नागरिकता मिलती है। आप सोचोगे कि वो भारत में ही जन्मा है तो उसको भारतीय नागरिकता, वो नहीं, जन्म से की क्राइटेरिया अलग थी वहाँ पर। मतलब भारतीय नागरिकों के बच्चों को जो भारतीय नागरिकता मिलती है वो पंजीकरण के माध्यम से ही मिलती है। पंजीकरण होता है उनका, है ना। हम बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब होता है ना, पंजीकरण, है ना। वो इसीलिए कहा जाता है पंजीकरण करवाना अनिवार्य है आपको, वो इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि हमको नागरिकता किससे मिलती? पंजीकरण। तो 3 चीज़ें याद रखना, पंजीकरण के माध्यम से किनको किनको नागरिकता मिलती है। पहला, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, भारतीय मूल के व्यक्ति या समुद्र पारी व्यक्ति। हालांकि अब दोनों को कैटेगराइजेशन, दोनों है एक ही, अब एक कर दिया। दूसरा क्या? भारतीय नागरिक की विदेशी पत्नी को। तीसरा क्या है? भारतीय नागरिकों के बच्चों को। इन तीनों को जो नागरिकता मिलेगी वो किससे मिलेगी? पंजीकरण। क्लियर है? जबकि हमारे बच्चों को वो हमें आवेदन नहीं करना पड़ेगा, हालांकि क्योंकि हम यहीं के नागरिक हैं, बच्चा यही जन्म लिया है, पंजीकरण हो गया है ना, उसका बर्थ सर्टिफिकेट पंजीकृत हो गया। PIO, भारतीय मूल का व्यक्ति किसे कहेंगे? यदि वह या उसके माता पिता में से कोई या अविभाजित भारत में पैदा, अभी बोला था ना मैं आपको कि भारतीय मूल का व्यक्ति किसे कहा जाएगा? यदि वह खुद भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले भारत में पैदा हुआ है या फिर उसके माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ है। 15 अगस्त 19 भारत का अंग बनने वाला कोई भूक्षेत्र के निवासी। एक और चीज, किसे और भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाता है? जो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए उसके बाद भारत का अंग बनने वाला किसी भूक्षेत्र के निवासी हो। ऐसा कोई क्षेत्र बताओ जो भारत की आज़ादी के बाद भारत का अंग बना है। ऐसा क्षेत्र जो भारत की आज़ादी, हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को। हाँ, सिक्किम हो गया, हाँ सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब क्षेत्र हैं जो 15 अगस्त 1947 जब हम आज़ाद हुए थे भारत के हिस्से नहीं थे। इसमें से गोवा, पुदुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन दीव, ये सब ये सब क्षेत्र वास्तव में विदेशियों के कब्जे में थे। जैसे गोवा, दमन दीव, यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुदुचेरी में फ्रांसीसियों का। ये लोग बाद में छोड़कर गए इनको, बाद में आज़ाद कराया भारत सरकार ने इन्हें, तो ये बाद में भारत के अंग बने। तो यहाँ के जो भी निवासी थे उनको क्या माना गया? भारतीय मूल का व्यक्ति। तो उनको नागरिकता किस माध्यम से मिली होगी? पंजीकरण। 1974 में सिक्किम भारत का अंग बना। सिक्किम विदेशी राज्य था, आपको वो बता चुका हूँ मैं कैसे सिक्किम भारत में शामिल हुआ। सिक्किम विदेशी राज्य था, भारतीय संघ में शामिल हो गया। तो सिक्किम की सारी जनता जो निवासी थी उसको भारतीय नागरिकता मिली होगी। किस माध्यम से मिली?
पंजीकरण। समझ गए? देशीकरण, अब एक और माध्यम है देशीकरण, जिसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, बाई मीन्स ऑफ नेचुरलाइजेशन। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकती है यदि निम्न। अच्छा, एक और चीज, नागरिकता क्या राज्य दे सकती है? नहीं। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार राज्यों को है ही नहीं। जो भी किसी को नागरिकता देनी होगी तो कौन देगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार देगी, और उस नागरिकता के किस अधिनियम के तहत? नागरिकता अधिनियम 1955। किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो। अब देखो, देशीकरण द्वारा किसको नागरिकता मिल सकती है, उसी कंडीशन बताई गई। किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण द्वारा नागरिकता न मिलती हो। कोई व्यक्ति, वो भारत, जैसे इटली का कोई व्यक्ति है, वो भारत की नागरिकता चाहता है ना, उसने अप्लाई किया, तो इटली के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि इटली में देशीकरण के माध्यम से भारतीयों को वहाँ की नागरिकता नहीं दी जाती। मतलब बोल रहा है कि किसी ऐसे देश के निवासी को भारतीय नागरिकता देशीकरण द्वारा नहीं मिल सकती यदि उस देश में देशीकरण के माध्यम से भारतीयों को उस देश की नागरिकता नहीं दी जाती। बात समझ रहे हो? हाँ, वहाँ तुम नहीं दे रहे हो, हम क्यों देवे? यह वाला बात। अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता ग्रहण करे। एक शर्त और है, किसी विदेशी को देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता तब मिल सकती है जब वो उस देश की नागरिकता त्याग करे। त्यागना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब, इसके दो आयाम बताया था, दो एंगल हैं। एक, या तो आप भारत के ही नागरिक रहोगे, आप ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हो और फिर भारत के नागरिक हो। आपके पास एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। दूसरी, आपके पास एक समय में एक ही नागरिकता हो सकती है, वो है भारतीय नागरिकता। अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ली तो आपकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। तो जब एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो ब्राज़ील का कोई व्यक्ति है, वो भारतीय नागरिकता चाहता है, तो उसको उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी, तभी उसको देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता मिलेगी। 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो। अब उसको देशीकरण द्वारा नागरिकता मिलने की एक शर्त है। 8वीं अनुसूची में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 भाषाएं ना, KKMMTT बैग हॉप्सू, और मैं तो याद करवाया था ना 22 भाषा। पहले 14 थी, उसका कोड बताया था KKMMTT बैग हॉप्सू, 14 भाषा। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। 16, 17, 18वीं भाषा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 19, 20, 21, 22 मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मेरे को परीक्षा नहीं देना है, परीक्षा तुम लोगों को देना है, तुम लोगों को याद रहना चाहिए, है ना? तो बात समय समय पर रिवीजन किया करो भाई। तुम लोगों को पॉजिटिव चीज़ ये बताता हूँ कि मुझे अगर याद रह सकता है, अब मुझे याद क्यों रहता है? इसलिए याद नहीं रहता है कि मैं तुमको शेखी मारूं कि मेरा दिमाग बहुत तेज है। मुझे याद इसलिए रहता है क्योंकि समय समय पर मेरा रिवीजन होता रहता है। यही फंडा तुम पर भी अप्लाई होता है। तुम समय समय पर रिवीजन करोगे तो तुमको भी इसी तरह याद रहेगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका नहीं है कि सबके दिमाग में कंप्यूटर चिप लगा, साला एक बार पढ़ लिए तो जीवन भर याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको समय देना पड़ेगा उसको। समय दो, तुमको भी याद रहेगा, समय दो ना, नहीं तो तुरंत कुछ लोग शेखी मार देते हैं। देखे स्मर दिमाग एकदम तेज चलते, चाचा चौधरी असन, तो सब चूतिया बनाने के तरीके। हम सब एक ही जैसे हैं। हम दिमाग का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना हमारा दिमाग शार्प होगा।
अगर दिमाग का इस्तेमाल जो नहीं करता है उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाती, तो लोग उसको, समाज उसको गधा बोलता है ना। और जो पढ़ता रहता है, रिवाइज करता रहता है, उसको याद रहता है, तो समाज उसको ब्रिलियंट बोलता है, ब्रिलियंट बच्चा, कतक तेज बच्चा है। जबकि दिमाग सबके पास है, जिसने इस्तेमाल किया। दिमाग ऐसा ऑर्गन है हमारा कि जितना इस्तेमाल करोगे उतना शार्प होता चला जाता है, लेकिन इस्तेमाल करोगे तब ना। इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो गोबर भरता चला जाता है, अंदर गोबर भरता चला जाता है ना। अच्छे चरित्र वाला हो, एक पहला कंडीशन तो ये भी है, चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए। यहाँ अच्छे चरित्र वाला हो का मतलब ये है कि जिस देश, कोई ब्राज़ील का निवासी है, वहाँ उसके ऊपर पुलिस केस ना हो, चोरी का, किसी लड़की को छेड़ने का, ये सब अगर केस का फाइल मिल गया, उसको देशीकरण द्वारा नहीं मिलेगा ना। अच्छे चरित्र वाला ही इसका मतलब वही है, उसके खिलाफ पुलिस केस ना हो। समझ गए आप? देशी कौन? अच्छा, वो कोई अपराध करके जो भाग जाता है। अच्छा, नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सब के बारे में पूछ रहा। सुनो क्या होता है। एक एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण संधि होती है, प्रत्यार्पण, जिसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो देशों का अलग अलग देशों के साथ प्रत्यार्पण संधि होता है। जैसे हमारा अमेरिका से जमता है, तो अमेरिका ने हमारे साथ मिलकर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। हम दोनों एक बात पर एग्रीमेंट कर लिया है कि यदि अमेरिका कोई अपराध करके भारत भागता है, तो भारत की पुलिस पकड़कर अमेरिका को सौंप देगी, और अगर भारतीय कोई भागकर अपराध करके अमेरिका जाता है, तो अमेरिकी सरकार पकड़कर भारतीय पुलिस को सौंप देगी ना। तुमने जो सवाल पूछा वो तुम्हारा कुछ नामों को लेकर आया, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब भागे कहाँ हैं? इंग्लैंड। और इंग्लैंड की सरकार के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि नहीं है, उनको पता था, और उनको भगाया भी यहाँ के नेताओं ने सहयोग से है, ये भी बता देता हूँ ना। भगा दिया उनको। क्यों भगाया? वो लोग लंदन में जाके ही क्यों आराम से फ्री होके मौज में रह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भारत सरकार के साथ अंग्रेजी सरकार का प्रत्यार्पण संधि नहीं है, एक्स्ट्राडिशन। तो वहाँ के सरकार, अब उसके लिए उन लोगों ने कुछ शर्तें रखी हो जिससे उनकी कमाई हो। भैया तू आया है लंदन भाग के, तेरे को यहाँ की नागरिकता चाहिए, इतना पैसा तू जमा कर, या इतना यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश कर, है ना। ये शर्तें हैं। और ये सब क्या है? साले चोर 8,000 करोड़, 9,000 करोड़, 8,000 9,000 रुपया नहीं है, या 8 या 9 करोड़ भी नहीं है, 8,000 9,000 करोड़, इतने पैसे का गबन करके भाग गए। और अब अपना पूरा बिजनेस जो है वो कहाँ स्थापित कर लिया? लंदन में। अब इंग्लैंड की सरकार को फ़ायदा है उससे, है ना, इसीलिए वो मौज में है वहाँ पर। ठीक, सबको पता है वो वहाँ है, लेकिन हमारी अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड के साथ प्रत्यार्पण संधि नहीं है। अब वो करेगा भी नहीं। वो बोलता बात मैं तुम्हारे से संधि कर लूँगी, साले तो तुम्हारे यहाँ से जो करोड़पति अरबपति भगा के आते इंग्लैंड में, बस से हमारा फ़ायदा होते वो बंद हो जाइए, है ना। पॉपुलेशन बहुत कम है। हाँ, वही है कि पूंजी आना चाहिए कहीं से। ऐसे बहुत सारे देश, लेकिन सबसे ज़्यादा वही करना, तभी तो इतना ज़्यादा, है ना। स्विट्ज़रलैंड भी बहुत कमाता है भारतीय नागरिकों से। क्या होता है, स्विस बैंक जो है उसके जो गठन हुआ है, उसकी जो शर्तें हैं, उसकी जो नियमावली है, उसके अनुसार ऐसा है कि पूरे पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अगर खाता खुलवाता है, तो स्विस उस कानून के हिसाब से स्विट्ज़रलैंड अकाउंट किसी देश को उसकी जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं, गोपनीय अकाउंट कहलाता है। तो अब ये हरामजादे करते क्या हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, ये अपना काला पैसा वही बैंक में जमा करते हैं, स्विस अकाउंट को। ये किया, बहुत पैसा, हजारों करोड़ जमा है वहाँ ना।
अब एक बैंक का भी एक नियम होता है कि यदि किसी का पैसा वहाँ जमा है तो समय समय पर उसको ना, नहीं, समय समय पर उसको ये प्रमाण देना होगा जीवित है भैया तू। एक समय अवधि जब उस पैसे का कोई जो मालिक का आना हक नहीं जताता ना, एक दो, अब अभी भ्रष्टाचार वाले क्या करते हैं, पैसा बहुत जमा किया, 5,000 करोड़ स्विस बैंक में जमा किया, यहाँ से भ्रष्टाचार किया वहाँ जमा कर दिया, मर गए पटपटा के, किसी को जानकारी दिया ही नहीं ना। वो एक समय अवधि तक देखेगा, अरे बोला ये यार खाता का आदमी का अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, देखेगा, एक समय अवधि बीत जाएगा, वो पूरा पैसा स्विट्जरलैंड सरकार का। ये बैंक के बारे में सुना था कि स्विस बैंक लेकिन आज इसका फिर वो पैसा स्विट्जरलैंड, इतना पैसा वो सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व के, इतना पैसा उसको स्विट्जरलैंड बैंक को ऐसे ही मिल जाता है, लोग मर जाते हैं, खप जाते हैं, वो पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड मनी, वो पैसा वो लोग, इसीलिए स्विट्जरलैंड देखना कितना विकसित देश है। स्विट्जरलैंड साला वो रोड बनाता है एकदम सिंथेटिक वाला रोड, उन्हीं पैसों को अपने विकास में खर्चा करता है। हाँ तो देखो DDLJ में गाना है ना, DDLJ में बहुत सारे हिस्से स्विट्जरलैंड में शूट किए गए है ना। हाँ तो जो अमीर लोग हैं ना उनका डेस्टिनेशन घूमने का स्विट्जरलैंड है, जो गरीब लोग हैं मतलब उससे थोड़े वो शिमला जाते हैं, इधर शिमला जम्मू कश्मीर, और गरीब लोग मैनपाट जाते हैं, है ना, समझे। हाँ अब देखो आप, लेकिन एक अपवाद है, ये अपवाद से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोई विदेशी अगर विज्ञान, देखो 5 क्षेत्र हैं, अब देखो ये 4 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन 5वां यहाँ है, विश्व शांति अलग फैक्ट बन गया, जबकि ये क्या होगा, ये 5वां वो है, 5 अपवाद हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 इसको लिखो और कंटिन्यू, के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो ना, तो इन योग्यताओं के ना होने पर, वो जो पहले कंडीशन देखे थे ना, भले ही उसमें से कोई योग्यता उसके पास ना हो तो भी उसे देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल सकती है, समझ रहे हो। अगर वो इन क्षेत्रों में पॉपुलर नाम काम किया हो उसमें, जैसे विज्ञान मतलब किसी देश में साइंटिस्ट हो, साहित्यकार हो, कला के क्षेत्र में नाचने गाना वाला ये सब हो, और दर्शन जानते फिलॉसफी, और एक और चीज़ विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में काम किया। इसका एक उदाहरण बताओ। और हाँ कला, अरे कला मतलब नाचना गाना, अभिनेत्री, अदनान सामी वो पाकिस्तानी सिंगर, इसी के माध्यम से मिला है उसको, अदनान सामी नहीं याद आ रहा है ना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसे को दिया है, मुझको भी तो नहीं सुनी। ले एक समय वो इतना पॉपुलर हो गया था और वो गेंडे की तरह था, इतना बड़ा कमर था उसका, इतना पॉपुलर हो गया था अदनान सामी। और बता दूं एक एल्बम बनाया था, उस एल्बम की खासियत है कि उस एल्बम के हर गाने में उस समय टॉप हीरोइन थी, वो इतना फेमस हो गया। अरे साला अदनान सामी को नहीं जानती। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, वही ये दे, ये जब ऐसा था ना तब इतना पॉपुलर था कि इसकी एल्बम में सारी टॉप की हीरोइन है, महिमा चौधरी, जितनी भी टॉप की हीरोइन थी सब इसके एक एक गाने में थी अलग अलग। ये खूब पैसा कमाया यहाँ से। पाकिस्तान जानते हो भूखा नंगा देश ना, अब यहाँ पॉपुलर भी हो गया था। वो तो बुद्धिमान लगाया, साला मैं भारत की नागरिकता लेके भारत नहीं बस जाता हूँ, पैसा भी है यहाँ, और भूखे नंगे लोग ले लिया नागरिकता, और मिल भी गया क्योंकि बहुत पॉपुलर, कला के क्षेत्र में बहुत पॉपुलर था।
है ना। ये अब तो पतला हो गया भैया, ये दे ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लिए भी पैसा चाहिए भैया। तुम ऐसा मत सोचो कि इतना मोटा हाथी जो है इतना ट्रांसफॉर्म हो कि इतना बन गया, वो बहुत पैसा खर्चा किया होगा, करोड़ों रुपया तो ऐसे बना है। वरना मोटा होना आसान है, तुमको बता देता हूँ। ये दे फैट टू फिट, बताओ साला भारत में आके कायाकल्प हो गया इसका। हाँ ये दे 230 किलो का था साला, ये 230 किलो का था ये। समझ गए देशीकरण, क्षेत्र समाविष्टि या सम्मिलित होने पर। अब क्षेत्र समाविष्टि क्या है? वही सिक्किम भाई, कोई क्षेत्र भारत का अंग बन गया, समाविष्ट हो गया है ना। सम्मिलित करने पर, नए क्षेत्र को भारत में सम्मिलित करने पर, उनको भी देशीकरण के माध्यम। नागरिकता की समाप्ति देख लो, इसी अधिनियम ने कितने तरीके बताए? 3 कारण, 3 कारण बताए, 3 तरीके बताए हैं नागरिकता छीने जाने के। एक, नागरिकता का परित्याग, वो भी क्या? स्वैच्छिक त्याग। मतलब कोई भारतीय नागरिक है, वो अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ रहा है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी स्वेच्छा से ना। अब कोई पागल हो गया है, मतलब पगला गया है, वो ऑन रिकॉर्ड पागल है, अब वो जाके जितना हल्ला मचा मैं भारतीय नागरिकता छोड़ना, नहीं मनाएगा। कोई पूर्ण आयु क्षमता का व्यक्ति, कोई एकदम ना पागल नहीं है जो, अगर वो स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्यागता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। पहला तरीका हो गया। अब जैसे मान लो कोई इस प्रकार से स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग दिया, लेकिन उसका बच्चा था छोटा, 18 माइनर बच्चा, वो तो नहीं त्यागा था, लेकिन उसके बच्चे की भी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन 18 वर्ष का जब हो जाएगा और वो चाहेगा भारतीय नागरिकता तो मिल जाएगी उसको, उसके बच्चे को वापस मिल जाएगी। हाँ, बर्खास्तगी द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप एक साथ 2 देश की नागरिकता नहीं रख सकते। अमेरिका में जबकि ऐसा दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में देखो, अमेरिका आपने सुना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, वास्तव में ये 50 देशों का एक एग्रीमेंट है, इन सब ने एग्रीमेंट किया है, तो ये बन गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। कितने देश हैं? 50। ये 50 देश कौन सी महाद्वीप के हैं? उत्तर अमेरिका। कहाँ के? अब जब लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे तो जान जाओगे ये सब द्वीप। उत्तर अमेरिका एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। उसके 50 देशों ने एक एग्रीमेंट किया है और एक साथ एक संगठन बना लिया जिसको क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के अंदर देखो मैक्सिको शामिल है, कैलिफोर्निया शामिल है, सब देश है ना। मैक्सिको, कैलिफोर्निया। मान लो मैक्सिको का हमारा समारू, वो मैक्सिको का निवासी है और टेटकी कैलिफोर्निया की। ये मैक्सिको के निवासी हैं, कैलिफोर्निया। इनके पास 2 नागरिकता होती, एक तो ये मैक्सिको को नागरिकता होगी इसके पास, और एक, समझ रहे हो? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता, वो खुला है क्या खिड़की? पानी गिर रहा क्या? अबे समझे आप? तो बर्खास्तगी द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वंचित करने द्वारा, वंचित किए जाने द्वारा या वंचित करने द्वारा। वंचित कैसे? केंद्र सरकार भारतीय नागरिक, सब कुछ भारतीय नागरिकता भी केंद्र सरकार ही दे सकती है, भारतीय नागरिकता छीन भी केंद्र सरकार, राज्यों को कोई अधिकार नहीं है। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है
अगर किसी ने भारतीय नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की, गलत दस्तावेज दिए, तो उसके वंचित किया जा सकता है। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया, लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ ही अब कुछ नहीं कहने का हो गया, ये जितने बाबा ओबा हैं सब तो संविधान की ऐसी तैसी कर डाले ना। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उससे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, वंचित किया जा सकता है उसको भारतीय नागरिकता। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिक के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की केंद्र 2 वर्ष की सजा हुई हो, कैद 2 वर्ष की कैद हुई हो, सॉरी, अब वही बात है, कैद सजा वही है। अब एक बता रहा है कि किसी को पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिली या किसी को प्राकृतिक मतलब देशीकरण, प्राकृतिक यहां पे ऑब्लिक में लिख देना, देशीकरण इसी को ये भी बोलते हैं ना। प्राकृतिक या देशीकरण नागरिक को 5 वर्ष के दौरान अगर उसको नागरिकता मिली है तो 5 वर्ष तक उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। उस 5 वर्ष के दौरान यदि किसी देश में उसको 2 वर्ष की कैद हो गई तो उसकी नागरिकता छिन जाएगी, है ना। गलती हो गई तो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, तेरे को नागरिकता छीन लेते हैं। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। एक और चीज़, अगर नागरिक कोई जैसे भारत का नागरिक 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। एक शर्त है। शर्त क्या है कि वहाँ की एम्बेसी में, अफवाह देखो, वो हर साल वहाँ की एम्बेसी में जाकर बताए भैया मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं बना रहना चाहता हूँ, तो नोट कर लेंगे। लेकिन 7 वर्ष तक वो भारत से बाहर रहा और वहाँ की एम्बेसी में सूचना भी नहीं दी, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अपवाद क्या है? छात्र विदेश में पढ़ रहा हूँ, छात्र जाते हैं ना स्टूडेंट वीज़ा पर, उनको नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यदि वह भारत सरकार की नौकरी में, अगर भारत सरकार का नौकर है और वो विदेश में नियुक्त है, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। यदि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कार्य कर रहा हो, जैसे मान लो IMF में काम कर रहा है कोई, वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में काम कर रहा है, भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जिसका भारत और अपना वार्षिक पंजीकरण कराता हो कि वह भारत की नागरिकता का ग्रहण करना, तो ये लोग, ये जो हैं, ये 7 वर्ष से या उससे अधिक अगर भारत से बाहर हैं, लेकिन एक शर्त है कि वहाँ की एम्बेसी में जाकर क्या करेंगे, सूचना देंगे भैया हर वर्ष कि हम भारतीय नागरिक हैं, हम बने रहना चाहते हैं, उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन अगर 7 वर्ष या उससे अधिक कोई बाहर रह रहा है और वहाँ की एम्बेसी में कोई सूचना नहीं दे रहा, उसकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। क्लियर है बात? सर आ गए? हाँ, पानी गिर रहा है ना। नागरिकता अधिनियम 1955 पहले देख चुका आप, कब 6 बार संशोधित हुआ है। लेटेस्ट कब हुआ? 2019 में। चलो इसको देख लो। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, याद रखना ईयर के साथ, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये जब हुआ था ना, बहुत बवाल हुआ था, तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है पता नहीं। जिसको CA फिर CAB पहले कैब न्यूज़ भर में चलता था, पूरे लोग मुसलमान सब जगह जगह इकट्ठा हो गए थे। और फिर जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया तो बन गया ये CAA, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, अधिनियम बन गया। बवाल हुआ क्यों था अभी समझ जाओगे। इस नागरिकता अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया, 1955 को संशोधित किया गया। 3 देशों के लोगों को, 3 देश याद रहना चाहिए, 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक रह रहे, धार्मिक अल्पसंख्यक, सॉरी कौन से अल्पसंख्यक? धार्मिक। ये तीनों मुस्लिम देश हैं, मतलब हिंदू हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये अगर इन 3 देशों में रह रहे हैं तो ये क्या है? अल्पसंख्यक है वहाँ, क्योंकि बहुसंख्यक वहाँ कौन है? मुस्लिम। इन 3 देशों में रह रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता का प्रावधान किया गया इस अधिनियम को संशोधित कर। कौन से 3 देश? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। पहला प्रश्न तो यही बन गया।
तीसरा, किस इन 3 देशों में रह रहे किसको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया? धार्मिक अल्पसंख्यक। और धार्मिक अल्पसंख्यक कौन कौन है? ये मुस्लिम देश हैं, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, हिंदू हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में 3, मुस्लिम हिंदू को छोड़ के, मुसलमान को छोड़ के, क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है, ये 3 हो गए। फिर चौथा पारसी, बौद्ध, जैन। समझ गए? इन देशों में ये इस धर्म के जो लोग रह रहे हैं, अगर क्योंकि ये वहाँ धर्म के नाम पर सताए जाते हैं ना, धर्म के नाम पर, पता है ना, मुसलमान बन, नहीं तो है ना, मारे काटे जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, इन देशों में ऐसा होता है। तो इनको अवसर दिया गया कि इनको इस अधिनियम के माध्यम से इन 3 देशों में रह रहे इस समुदायों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। एंगल समझ में आ गया? अब इन 3 देशों के इन लोगों को किस माध्यम से भारतीय? देशीकरण। एक और पॉइंट बोल्ड कर दो इसको, देशीकरण किस माध्यम से मिलेगा? देशीकरण के माध्यम से ना। अब एक और संशोधन, पहले अगर किसी को देशीकरण के माध्यम से किसी को भारतीय नागरिकता चाहिए थी तो 12 वर्ष तक उसको अस्थायी रूप से भारत में रहना होता था, 12 वर्ष। इसको भी संशोधित कर दिया गया, इसको 12 से कितना कर दिया? 6 वर्ष। ये बोल्ड हो गया। ये भी देशीकरण, इन देशीकरण के लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको अस्थायी रूप से भारत में कितने वर्ष रहना होगा? जबकि पंजीकरण के लिए क्या है? 7 वर्ष। क्लियर? 6 वर्ष। मतलब इन देशों से जो लोग, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ये समुदाय भारत आ गया है, भाग के आ गया, जान बचा के कैसे भी आ गया, ये 6 वर्ष तक यहाँ रह गए तो ये अप्लाई कर देंगे और इनको इस संशोधित कानून के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। समझ गए बात? कोई शंका? क्लियर है ना? अब कब लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हों भारत। 31 दिसंबर 2014 के बाद जो आएंगे इन देशों से उन्हें नहीं मिलेगा, उससे पहले जो भारत आ गए। अब बवाल क्यों हुआ? इन 3 देशों में जो भारत के मुसलमान हैं उनके बहुत रिश्तेदार, नात रिश्तेदार, चाचा काका सब रहते होंगे। बवाल इसलिए हुआ कि इनको लगा कि हमारे उनको मौका मिल रहा है, लेकिन हमको नागरिकता हमारे, नहीं तो बुला लेते अपने चाचा मामा सबको, यहीं बसा देते, वो मिला नहीं, तो हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ये बवाल उठ गया और जगह जगह मुसलमान एकत्रित होकर बवाल करने लगे ना। अगर वो एकत्रित नहीं भी हो रहे हैं तो विपक्षी दल ऐसा कर लेता है, भड़का के, देखो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ थे, है ना, मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है। ये बात तो सत्य है, बात सत्य है। ये मत सोचो कि मोदी सरकार केवल मुसलमान विरोधी है। मोदी सरकार हर एक भारतीय नागरिक का विरोधी है जो उनका गुणगान ना करे, जो उनका विरोध करेगा, चाहे असली बात हो चाहे सही बात हो, वो देशद्रोही है, वांगचुक, सोनम वांगचुक ना, वो षड्यंत्र करके फंसा देंगे। मतलब आप अच्छे हो बीजेपी सरकार में तब तक जब तक आप बीजेपी सरकार का गुणगान गाओ, उनके तलवे चाटो, आप सही हो। ये समझ गए? फिर कुछ क्या सब हैं अभी नहीं मिलेगा। फिर उनको मिलेगा तो कंडीशन है ना, पंजीकरण के माध्यम से 7 वर्ष तक, देशीकरण के माध्यम से। लेकिन देशीकरण का एक कंडीशन है, जो 2014 से पहले आ गए, वो 6 वर्ष तक अगर रह रहे हैं तो आवेदन करेंगे इन 3 देशों के, उन्हें मिल जाएगा देशीकरण। और एक माध्यम तो पढ़े ही हो आप, लेकिन इन 3 देशों के खास लोगों के लिए अधिनियम में संशोधन हुआ। ठीक, एनआरसी का फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों के रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये आप बीच बीच में ना न्यूज़ में सुनते होंगे, असम में
पुलिस जाती है, घर घर चेकिंग करती है एनआरसी की, क्योंकि म्यांमार अगल बगल से बहुत लोग अवैध तरीके से घुस आए हैं और अंदर घुसपैठ करके बस गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में एनआरसी चलाया गया। सो फुल फॉर्म नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी अवैध पकड़े जाते हैं डिपोर्ट, देश भेज दिया जाता है। समझ रहे हो? और ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि अवैध तरीके से कोई आकर भारत में बस गया घुसपैठ करके, तो भैया वो यहाँ के लोगों का रोजगार खाएगा, यहाँ के लोगों को परेशानी होगा। अवैध हैं तो एक साथ झुंड बना के रहेंगे तो अपराध बढ़ जाते हैं। अपराध क्यों? क्योंकि वो यहाँ के नागरिक नहीं, उनके पास यहाँ ना संपत्ति ना कुछ है, तो क्या करेंगे? वही चोरी चकारी कर देंगे, लोगों को मारेंगे, लूटेंगे, तो अपराध भी बढ़ता है। इसलिए ये एनआरसी असम 2013, एनआरसी की शुरुआत 2019 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहाँ हुई? असम में। कभी पूछ एनआरसी का अभियान कहाँ चला गया? असम में। ईयर वर इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक। और एनआरसी केवल असम में लागू है अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और किसी देश में नहीं, क्योंकि असम में बहुत सारे म्यांमार और बांग्लादेश से आके घुस गए हैं। सर ये जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में वहाँ क्यों लगती है ये पूरे भारत में घुस के रहती है? देखो क्या है, किया जा सकता है। बंगाल में भी बहुत सारे बांग्लादेशी, क्योंकि क्या हुआ कि बांग्लादेश 1971 में के दौरान जब वहाँ हिंदू काटे जा रहे थे, तो फिर बहुत सारे भाग भाग के हमारे सीमावर्ती राज्यों में घुस आए। लेकिन क्या हुआ, जो हिंदू बांग्ला थे उनको सरकार जानती थी कि इनका तो कोई है नहीं, हिंदू राष्ट्र केवल, मतलब हिंदू राष्ट्र बोले तो हिंदू यहीं के हैं, तो उनको शरण दे दिया। बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में पखांजूर में बसाया भी गया, कैंप लगा के। ऐसे पूरे देश में किया गया ना। तो इन्हीं लोगों को तो नागरिकता के लिए किया गया। ये सब इस दौरान सभी ये लोग नागरिकता लिए होंगे, ये संशोधन हुआ ना, लिए होंगे ना। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार आरोप लगाती है कि बांग्लादेश में अवैध रूप से मुसलमान घुसाए गए। ये लोग आरोप लगाते हैं क्योंकि क्या होता है कि वो ममता बनर्जी को वोट देते हैं और मुसलमानों अब बीजेपी को वोट नहीं देते। तो ये आरोप भी हो सकता है, ये नहीं, इसमें कोई पुष्टि है क्या? पुष्टि है? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार आर्मी एक्टिविटी करके उनको डिपोर्ट करा देती है अन्य देश ना। ये आरोप प्रत्यारोप है बहुत सारे। एक कुछ तथ्य देखो आप, एलएम सिंघवी कमेटी, पूछ दिया जाएगा आपसे किसी परीक्षा में। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, तो आपको पता है कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। क्यों 9 जनवरी? गांधी वापस आए थे अफ्रीका से, तो 9 जनवरी गांधी की डरबन से वापसी प्रवासी दिवस के रूप में मनाई जाती भारत में। किस कमेटी की सिफारिश पर? एलएम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर। प्रवासी भारतीय 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, लिखा हुआ है देखो। भारत में प्रथम बार कब मनाया गया था प्रवासी भारतीय दिवस? 2003। जीके है, कभी पूछ दे, भारत में प्रथम बार कब मनाया गया था? 2003, ठीक। और कौन था, किसने किया था ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ना। कभी तथ्य पूछ दे, जीके है ना। एनआरआई फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन, है ना। ये भारत के नागरिक होते हैं, ये नागरिक हैं भारत के, लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, एनआरआई बोलते हैं उसको, ठीक है। पीआईओ फुल फॉर्म वही बताया जो मैं आपको दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका भाग 2 समाप्त। कल पढ़ा जाएगा मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मौलिक अधिकार। आगे सर।